हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विद टॉप एमसीक्यूज, थ्योरी पोर्शन एंड सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये वीडियो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं विद द थ्योरी पोर्शन। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। तो किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए जाते हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली फर्स्ट कंट्री थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएसए ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 17th of September 1787 में अडॉप्ट किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, 1787। और ये फाइनली इफेक्ट में कब आया था? तो 1789 में ये फाइनली इफेक्ट में आया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनली, सो द ओरिजिनल text of the constitution contained 395 articles, 22 parts and 8 schedules। अगर हम करेंट की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ओरिजिनली कितनी थी? 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स। अगर हम बात करें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया था, तो 26 नवंबर 1949 को हमने इसे अडॉप्ट किया था और फाइनली ये इफेक्ट में आया था on January 26, 1950, the day that India celebrates each year as Republic Day। and हर साल 26 नवंबर को हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। This you have to keep in mind। The Constituent Assembly was formed in 1946 and consisted of members of the provincial assemblies। In total there were 299 members। ये आपने ध्यान में रखना है। लेकिन ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 389 मेंबर्स थे, लेकिन पार्टीशन के बाद हमारे पास 299 मेंबर्स रह गए थे। इंडिया की और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 3 जून 1947 को डिवाइड हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे 64 लाख का टोटल खर्चा आया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। टोटल सेशंस यहाँ पर 11 सेशंस को कंडक्ट किया गया था एंड यहाँ पे टोटल टाइम लगा था 2 years 11 months एंड 18 days। ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें कि टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, तो फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा, जिनको इंटरिम प्रेसिडेंट भी कहा जाता है। इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट, तो ही वॉज राजेंद्र प्रसाद। So this you have to keep in mind। Other than that, if we talk about temporary president, ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो एच सी मुखर्जी ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? वी टी कृष्णमाचारी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। तो चलिए अगर हम बात करें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 years 11 months एंड 18 days तो लगे थे, लेकिन जो वर्किंग डेज थे, लाइक कितने दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में लगे थे, यानी सेशंस का जो टाइम था 11 सेशंस को कंडक्ट कराने में कितना टाइम लगा था? सो इट वाज 165 डेज। एंड यहाँ पर भी जो 114 डेज की बात करें तो 114 डेज लगे थे एंड द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में 114 डेज लगे थे। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो ये अदर इंपॉर्टेंट चीजें थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो नेक्स्ट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। या 1934 में फॉर द फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई थी बाय एम.एन. रॉय। सो द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया फॉर फ्रेमिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पुट फॉरवर्ड बाय एम.एन. रॉय। एंड 1928 की बात करें तो यहाँ पर नेहरू रिपोर्ट को भी प्रेजेंट किया गया था बाय मोतीलाल नेहरू, हु वॉज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो 1928 में भी जो नेहरू रिपोर्ट थी इसमें कुछ ट्रेसेस पाए जाते हैं फॉर डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री फॉर द कंट्री। सो 1935 की बात करें तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था ऑफिशियली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 1938 की बात करें तो यहाँ पे नेहरू डिक्लेयर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट द आउटसाइड इंटरफेरेंस। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड 1940 की बात करें तो यहाँ पे अगस्त ऑफर आया था एंड अगस्त ऑफर में फाइनली डिमांड तो एक्सेप्ट कर दी गई थी बाय गवर्नमेंट कि हम तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने देंगे, पर यहाँ पर भी ये हमको क्या दे रहे थे? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि रूल तो यहाँ पर इंडियंस करेंगे, लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी होगी दैट विल बी विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। लेकिन इंडियंस ने इस डोमिनियन स्टेटस को क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था।
देन 1942 में यहाँ पे हमें क्रिप्स मिशन दिया था. 1942 में भी हमें एक्सपेंशन ऑफ इंडियंस इन द कैबिनेट कहा था, बट दिस वाज आल्सो रिजेक्टेड बाय द इंडियंस. एंड फाइनली 1946 में हमें सोवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने को मिली थी. लेकिन 1942 में जब हमने क्रिप्स मिशन को रिजेक्ट कर दिया था, तो इसके बाद ही इसका कॉन्सिक्वेंस था द कैबिनेट मिशन ऑफ 1946. नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल. प्रीएम्बल क्या होता है? एक तरीके से प्रीफेस होता है, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे आइडियोलॉजीज और हमारे जो भी बैकग्राउंड और हम कह सकते हैं हमारे जो फ्रेमर्स थे उनकी आइडियोलॉजीज को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है. द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू स्टार्ट विद द प्रीएम्बल वॉज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये भी एक प्रीएम्बल से ही स्टार्ट होता है. द प्रीएम्बल इज बेसिकली द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड एन ए पालकीवाला, इन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल था इसको क्या कहा था? एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है. एंड हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? के एम मुंशी जी ने. एंड कीनोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को कहा था अर्नेस्ट बेकर जी ने. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं. और इंडिया में जो ये प्रीएम्बल का कॉन्सेप्ट आया था, ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बाद आया था. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फर्स्ट सेशन 1946 में जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ था, जिसकी ड्यूरेशन थी 9 ऑफ दिसंबर से लेकर 23 ऑफ दिसंबर 1946. तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था. प्रीएम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब नहीं लिखा गया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बन चुका था, यानी कि जब हमारा फर्स्ट कंप्लीटली इसे कंप्लीट कर दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को. सो एट द एंड इस प्रीएम्बल को लिखा गया था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए, क्योंकि प्रीएम्बल इज अ काइंड ऑफ समरी, और समरी को हम तभी लिख सकते हैं आफ्टर रीडिंग द कंप्लीट बुक. तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड का, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली कंट्री का नाम पूछें तो ये है हमारा यूएसए. फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट फीचर है, जो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है. करंट में कितने पार्ट थे? 25. ओरिजिनली कितने थे? 22. एंड अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक ये मेंशन है. आर्टिकल अगर हम बात करें डीपीएसपी की, तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी है. कौन से पार्ट में है? पार्ट 4 में है. तो ये आपने ध्यान में रखना है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने आयरलैंड यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है. अगर बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो ये हमने कहाँ से अडॉप्ट की है? ये हमने अडॉप्ट की है यूएसए से. एंड फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो वो हमने यूएसएसआर से अडॉप्ट की है. ये भी आपने ध्यान में रखना है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, दिस वी हैव टेकन फ्रॉम यूके. ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी. रिजिडिटी का मतलब होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना उतना आसान भी नहीं है. दिस वी हैव टेकन फ्रॉम यूएसए, यानी कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी हैं, कुछ ऐसे लॉज भी हैं जिनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है, यानी कि जो बेसिक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर दैट कैन नॉट बी चेंज्ड. फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो अमेंडमेंट्स के थ्रू कुछ चीज़ों को चेंज किया जा सकता है. एंड दिस ऑल्सो वी हैव टेकन फ्रॉम यूके. एंड अगर हम बात करें अमेंडमेंट की, तो ये आर्टिकल 368 के अंदर किए जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. ये भी आपने ध्यान में रखना है. फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, ये है लिया है हमने कहाँ से? कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम यूएसए. एंड सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया है हमने यूके से. यूनाइटेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर कोई वोट कर सकता है, राइट टू वोट. दिस वी हैव टेकन फ्रॉम दिस, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे विमेन को राइट नहीं दिया जाता था पहले. तो न्यूजीलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री जिसने विमेन को भी राइट दिया, राइट वोटिंग राइट्स दिया. एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमारी कंट्री में कब से लग गया था? तो ये हमारी कंट्री में 26 ऑफ जनवरी 1950 से ही लागू हो गया था. ये भी आपने ध्यान में रखना है. एंड राइट टू वोट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, सो दिस कम्स अंडर आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं. लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन इज, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एम एन रॉय. तो एम एन रॉय ने 1934 में आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पुट फॉरवर्ड किया था फॉर द फर्स्ट टाइम. हाउएवर द आइडिया गेन्ड पॉलिटिकल
traction when it was officially adopted by the Indian National Congress in the year 1935 में and later formally accepted by the British government in August of 1940. तो अगस्त ऑफ 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया था द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट दे फाइनली एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ द सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि इंडियंस ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और इंडियंस ही सुप्रीम हेड होंगे. दिस दे एक्सेप्टेड इन द कैबिनेट प्लान ऑफ 1946. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. अगर बात करें फर्स्ट प्रपोज्ड बाय एम एन रॉय इन 1934, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पॉपुलराइज किया 1935 में एंड एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश इन अगस्त ऑफर ऑफ 1940. पर ये हमें यहाँ पे क्या दे रहे थे, डोमिनियन स्टेटस. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस हुए थे. जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए थे और फर्स्ट सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 में. इस इलेक्शन का पर्पस था टू इलेक्ट द मेंबर्स टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दे वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान. ये भी आपने ध्यान में रखना है. कैबिनेट मिशन के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके मेंबर्स के बारे में एंड ऑल. इफ यू टॉक अबाउट टोटल सीट्स, तो यहाँ पर 389 टोटल सीट्स थी. 292 सीट्स तो आती थी प्रोविंसेस से, 93 आती थी प्रिंसली स्टेट से एंड 4 आती थी फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. लेकिन पार्टीशन के बाद, पार्टीशन कब हुआ था, 3 जून 1947 को. काफी इंपॉर्टेंट डेट है, आपसे पूछी जा सकती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब डिवाइड हुई थी. एंड इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 299 मेंबर्स ही बच गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. On dash Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution in the Constituent Assembly. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में. यानी फर्स्ट सेशन जो हुआ था ये 9 दिसंबर को ही हुआ था, तो इसलिए माना जाता है कि 9 दिसंबर को फर्स्ट सेशन जो हुआ था कब तक चला था, 23 दिसंबर 1946 तक. और फर्स्ट सेशन में ही जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या प्रेजेंट किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. और जो फर्स्ट सेशन हुआ था ये न्यू दिल्ली में हुआ था एट द कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, नाउ नोन एज द सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट. द इनिशियल सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो इंटरिम प्रेसिडेंट थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. द ओल्डेस्ट मेंबर एज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली एंड फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट वाज राजेंद्र प्रसाद. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, राजेंद्र प्रसाद, एंड ही वाज फ्रॉम बिहार. नेक्स्ट क्वेश्चन. How many articles are there in the Indian Constitution originally? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी 395 आर्टिकल्स ओरिजिनली थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट अब कितने हैं, 448. ओरिजिनली पार्ट्स कितने थे, 22. अब कितने हैं, 25. पहले शेड्यूल्स कितनी थी, 8 एंड अब शेड्यूल्स कितनी है, 12. इट केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 26, 1950, द डे व्हेन इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स रिपब्लिक डे ईच ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who wrote the original handwritten version of the Indian Constitution? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रेम बिहारी रायजादा. तो प्रेम बिहारी रायजादा इन्होंने क्या लिखा था, इंग्लिश वर्जन लिखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इंग्लिश वर्जन. तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है इंग्लिश वर्जन के बारे में. तो अगर हम बात करें ओरिजिनल हैंड रिटन वर्जन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट वाज रिटन बाय प्रेम बिहारी नरैन रायजादा. ही वॉज अ कैलीग्राफर. कैलीग्राफर मतलब जिसकी बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग होती है. हु रोट द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इन अ फ्लोइंग इटैलिक स्टाइल में से लिखा गया था. और कौन से इंक यूज की गई थी, तो ब्लैक इंक को यूज किया गया था. ये भी आपने ध्यान में रखना है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. The next point is for Hindi version it was written by वसंत कृष्ण वैद्य. तो वीके वैद्य इन्होंने हिंदी वर्जन लिखा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. अ वेल नोन कैलीग्राफर इन हिंदी, एंड ये इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट और राइटर थे. इंग्लिश वर्जन रायजादा जी ने लिखा था. बोथ वर्जन्स वर painstakingly handwritten and later decorated with intricate artwork by artists from Shantiniketan, including Nandlal Bose and his students. तो इसको डेकोरेट किसने किया था, नंदलाल बोस और इनके स्टूडेंट्स ने, एंड दे वर फ्रॉम शांतिनिकेतन. एंड शांतिनिकेतन इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय आर.एन. टैगोर. आर.एन. टैगोर की बात करें तो आर.एन. टैगोर ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिनको लिटरेचर में क्या मिला था, नोबेल प्राइज. कब मिला था, 1913 में, फॉर हिज बुक गीतांजलि.
तो इसके अलावा अगर हम बात करें आर.एन. टैगोर, इन्होंने शांति निकेतन को कब बनाया था? 1901 में शांति निकेतन का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Constitution of India containing preamble 395 articles 8 schedules was adopted on। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया? अडॉप्ट किया था। और इफेक्ट में कब आया ये? 26 जनवरी 1950 को। Next question. In 1946, B.N. Rao was formally appointed as dash to the core drafting committee of the Indian Constitution। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अपॉइंट किया गया था। B.N. Rao was the constitutional advisor of the Indian Constituent Assembly। In 1946, B.N. Rao was formally appointed as the constitutional advisor to the core drafting committee of the Indian Constitution। He was responsible for preparing the initial draft of the constitution को इन्होंने प्रिपेयर किया था। He was assisted by Constituent Assembly by providing legal and constitutional expertise। This you have to keep in mind। एंड अगर हम बात करें कि कितने ड्राफ्ट्स को प्रेजेंट किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने ड्राफ्ट थे टोटल, तो एक मेन ड्राफ्ट था और इसके अलावा कुछ अदर ड्राफ्ट्स को भी प्रेजेंट किया गया था हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा। तो टोटल ड्राफ्ट यहाँ पे 1 मेन ड्राफ्ट था एंड अदर 3 अदर ड्राफ्ट्स भी थे जिनको लेटर ऑन अमेंडमेंट्स के थ्रू चेंज करते गए थे। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इनिशियल प्रपोजल्स की बात करें तो B.N. राव इन्होंने जो ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था वो कौन से ईयर में प्रिपेयर किया था? 1948 में प्रिपेयर किया था B.N. राव जी ने। एंड इसके बाद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इन्होंने रिव्यू किया था B.N. राव के वर्क को और इनको एक फीडबैक दिया था थ्रू अमेंडमेंट्स। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948, जहाँ पे रिवाइज ड्राफ्ट जो था इसमें कितने आर्टिकल्स थे? 315 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और फाइनल जो ड्राफ्ट बना था उसको अडॉप्ट कर लिया गया था जिसमें 395 आर्टिकल्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the chairman of Provincial Constitution Assembly of the Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके अंडर आई थी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी। सो इट वॉज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन committee was responsible for framing the structure and powers of the provincial यानी state governments। अदर कमिटीज की बात करें तो यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे B.R. अम्बेडकर जी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड यूनियन पावर कमेटी। देखिए जहाँ पे यूनियन आ रहा है, इसके हेड थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, प्रोविंशियल इज रिलेटेड टू प्रोविंस, तो प्रोविंसेस को यूनाइट करने का काम किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। प्रोविंशियल जो कमेटी थी इट वॉज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज and tribals and excluded areas, it was also headed by सरदार वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट्स कमेटी की बात करें तो आप याद कर सकते हैं JB कृपलानी जी, इन्होंने इसे हेड किया था फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी को। इन टोटल यहाँ पे मेजर कमिटीज बनी थी, टोटल कमिटीज बनी थी अराउंड 13। ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ पे टोटल कमिटीज थी 13 के अराउंड। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इसके अलावा अगर हम बात करें एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज ऑफ असम एंड सब कमेटी, इसके हेड थे गोपीनाथ बरदोली। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट कमेटी की तो इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। स्टीयरिंग कमेटी के हेड थे राजेंद्र प्रसाद। तो स्टीयरिंग कमेटी वाज हेडेड बाय राजेंद्र प्रसाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में पूछी भी गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर टोटल जो मेजर कमिटीज थी वो टोटल 8 थी, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड 13 वर द माइनर कमिटीज। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। 8 मेजर कमिटीज यहाँ पर प्रेजेंट थी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड अदर टोटल की बात करें तो अराउंड 22 कमिटीज थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
And the next question is the first session of the Constituent Assembly was held from. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दिसंबर 9 से लेकर 23 दिसंबर 1946 तक हमारा फर्स्ट सेशन चला था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. टोटल सेशन कितने थे? 11 सेशंस थे. लास्ट सेशन 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था और कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट हुआ था. यहाँ पे प्लेस कहाँ थी? कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, जिसको जो न्यू दिल्ली में प्रेजेंट है, जिसको अब जाना जाता है सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट हाउस के नाम से. ये भी आपने ध्यान में रखना है. सो अगर हम बात करें मेंबर्स कितने थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की इस मीटिंग में ओरिजिनली तो 389 मेंबर्स थे, देन 299 मेंबर्स थे आफ्टर पार्टीशन, लेकिन इनमें से भी 229 जो मेंबर्स थे दे वर ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस से आते थे. 70 नॉमिनेटेड मेंबर्स थे. ये भी आपने ध्यान में रखना है. लेकिन जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था तो उसमें सिग्नेचर करने वाले कितने मेंबर्स थे? अगर आपसे ये पूछा जाए तो 284 मेंबर्स ने इसे फाइनली अडॉप्ट करते टाइम यहाँ पे सिग्नेचर किए थे अपने. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज. राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमृत कौर. राजकुमारी अमृत कौर जो फर्स्ट हम कह सकते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में फर्स्ट वुमेन थी. तो ये इनको मिला था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड शी वाज राजकुमारी अमृत कौर. शी सर्व्ड फ्रॉम 1947 to 57 and was also the first woman to hold a cabinet position in the independent India. In the independent India, Rajkumari Amrit Kaur played a crucial role in founding All India Institute of Medical Sciences, यानी एम्स को फॉर्म करने का भी मेजर क्रेडिट इनको ही जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट हम मिनिस्टर्स डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट कैबिनेट के. जवाहरलाल नेहरू ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस के मिनिस्टर भी थे. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने कॉमनवेल्थ तो कब ज्वाइन किया था? मई 1949 में हमने इसे ज्वाइन किया था. सरदार पटेल, he was the first deputy prime minister, minister of home affairs, minister of states and information broadcasting के भी पहले ये मिनिस्टर थे. ये आपने ध्यान में रखना है. फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो आर के शनमुखम शेट्टी was the finance minister of the country. बी आर अम्बेडकर जी की बात करें मिनिस्टर ऑफ लॉ मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनके बर्थ डे पे हम नेशनल एजुकेशन डे ईच ईयर 11th ऑफ नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं. ये भी आपने ध्यान में रखना है. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी इनके पास. राजेंद्र प्रसाद इनके पास था मिनिस्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर. रफ़ी अहमद किडवाई इनके पास था मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन. जॉन मथाई मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज. एंड जगजीवन राम जी की बात करें तो इनके पास था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. What was the total number of women in the Constituent Assembly? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 15 women members थी हमारे Constituent Assembly में आउट ऑफ 299. तो ये भी आपने ध्यान में रखना है. फर्स्ट लिए कब मिले थे? 1946 में मिले थे. 15 women थी और इनमें से कुछ नोटेबल मेंबर्स हैं जिनका नाम ध्यान में रखना है. सरोजनी नायडू who was also the first governor of an Indian state. एंड राजकुमारी अमृत कौर फर्स्ट कैबिनेट में आने वाली विमेन. दुर्गाबाई देशमुख, विजय लक्ष्मी पंडित ये फर्स्ट विमेन थी जिनको यूनाइटेड नेशन में जगह मिली थी, एज अ मेंबर इलेक्ट किया गया था. बेगम एजाज रजोल, शी वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. Next question. Who among the following became the part of the Constituent Assembly from Madras in 1946? ये CGL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तभी मैंने इसे यहाँ पर इंक्लूड किया था. अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ पर ईयर मेंशन करना भूल गई थी. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमू स्वामीनाथन. ही वॉज इलेक्टेड फ्रॉम मद्रास एज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. So, members were elected from the British Indian provinces, including Madras province. Amu Swaminathan was a member of Constituent Assembly from Madras in 1946. Next question. Who was the chief draftsman of the Constituent Assembly that drafted the document of the Constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि के एम मुंशी. तो के एम मुंशी ये वन ऑफ द मेंबर थे ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी. तो ड्राफ्टिंग कमेटी इट वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947. काफी इंपॉर्टेंट डेट है. यहाँ के जो चेयरमैन थे वो थे बी आर अम्बेडकर एंड चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? के एम मुंशी थे. इसके अदर मेंबर्स थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्णमत स्वामी अय्यर,
के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी.एल. मित्तर जिनको रिप्लेस किया था एंड माधवा राव ने, एंड डी.पी. खैतन इनकी डेथ हो गई थी एंड ही वाज रिप्लेस्ड बाय टी.टी. कृष्णमाचारी। तो टी.टी. कृष्णमाचारी इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये बिल्कुल डिफरेंट है किनसे, के.टी. कृष्णमाचारी। के.टी. कृष्णमाचारी कौन थे, हमारे सेकेंड वाइस प्रेसिडेंट थे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। Next question. The Constitution of India adopted many institutional details and procedures from the राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से हमने काफी सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स को अडॉप्ट किया है। ऐसा माना जाता है कि अराउंड 250 आर्टिकल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब ये बना था, ये हमने यहीं से एक तरीके से अडॉप्ट किए हैं। सो दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नेंस इन इंडिया एंड सर्व्ड एज अ फाउंडेशन फॉर द स्ट्रक्चर एंड सम प्रोसीजर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया Act of 1935 has 321 sections थे इसमें, along with 10 schedules, ये आपने ध्यान में रखनी है। Next question. In which year INC demanded for a constitution? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया था फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। दे डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1935, while the idea was proposed earlier in the session of 1935 marked the first time INC made its formal and official demand। यानी हम कह सकते हैं कि 1928 में भी मोतीलाल नेहरू इन्होंने डिमांड किया था फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट जो ऑफिशियली जो बात की गई थी वो 1935 में की गई थी बाय कांग्रेस, एंड 1934 में की गई थी ऑफिशियली बाय एम.एन. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन. In which year did Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted the constitution? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1928। So, Motilal Nehru and 8 other leaders drafted the Constitution for India in 1928. This document is known as Nehru Report, and it was the first attempt by Indians to draft a constitutional framework for the self-government in India. इसका significance था, it was a response to the British government Simon Commission, which had no Indian members. And Simon Commission जो था इट वॉज हेडेड बाय जॉन साइमन, ये भी आपने ध्यान में रखना है, जॉन साइमन। एंड साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे, जिसमें से कोई भी इंडियन नहीं था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर हम बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन ये बना कब था, तो साइमन कमीशन ये काइंड ऑफ इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन भी इसे कहा जाता है, एंड ये 1927 में सेंड किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, और इसमें मेजर चेंजेस को लाना था, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, देयरफॉर इट वाज बॉयकॉटेड बाय द इंडियंस, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें कि ये बना कब था, तो इसको फ्रेम किया गया था अराउंड नवंबर 1927 में, और ये इंडिया आया था 1928 में। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। फेब 1928 में ये इंडिया आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट तो एच सी मुखर्जी ही थे, एंड लेटर ही वॉज रिप्लेस्ड बाय के.टी. कृष्णमाचारी। ही सर्व्ड एज, यानी कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट हम कह सकते हैं, फर्स्ट वॉज एच सी मुखर्जी, सेकंड वॉज के.टी. कृष्णमाचारी। सो हरेंद्र कुमार मुखर्जी इनका फुल नेम था। ही सर्व्ड एज द वाइस प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहते हैं जिन्हें, ऑफ द असेंबली असिस्टिंग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वाज द प्रेसिडेंट। एच सी मुखर्जी वाज रिस्पेक्टेड एजुकेशनिस्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्रिश्चियन कम्युनिटी इन इंडिया। लेटर ही बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल आफ्टर इंडिपेंडेंस। Next question. Who among the following was not a minister of the cabinet mission? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लॉर्ड वेवेल वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। तो अगर हम बात करें कैबिनेट मिशन की, इट वॉज सेंट टू इंडिया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू डिस्कस एंड प्लान द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश रूल टू इंडियन लीडरशिप, यानी कि फाइनली इंडिया सोवरेन बन चुकी है और अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही फ्रेम करेगी। तो ये प्रोसीजर दिया गया था इन द कैबिनेट मिशन प्लान। इसमें 3 मेंबर्स थे जिनका नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, जिनके नाम से ये मिशन का नाम है, पैट्रिक लॉरेंस एंड ए.वी. अलेक्जेंडर। तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें
कि कैबिनेट मिशन के टाइम पर इंडिया का यूके का प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली ये यूके का प्राइम मिनिस्टर था जब ये कैबिनेट मिशन हमारी कंट्री में आया था। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डैश सेक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी आर्टिकल 6A. So, the Constituent Assembly was recognized by Section 8(1) of the Indian Independence Act of 1947. सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट ए. सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर. दिस सेक्शन फॉर्मली एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. इसके अलावा अगर हम बात करें पीएम ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए क्लेमेंट एटली ही, क्योंकि क्लेमेंट एटली कैबिनेट मिशन के टाइम पे और इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थे यूके के. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग ऑन विच डेट. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 24 जनवरी 1950 को इंडिया ने अडॉप्ट किया था नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम को. नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, नेशनल एंथम है हमारा जन गण मन. सो वंदे मातरम एंड वंदे मातरम it was written by Bankim Chandra Chatterjee, and Jana Gana Mana it was written by Rabindranath Tagore. ये भी आपने ध्यान में रखना है. The national anthem was composed by Rabindranath Tagore. तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. And national song by Bankim Chandra Chatterjee. So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video, and I would like to wish you all the best for your coming examinations.